उच्च न्यायालय है और क्या है, अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। फिलहाल इतना गहरा आपकी परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। आपके एग्जाम में जो सवाल अभी पूछे गए डायरेक्ट पूछता है भाग 5 में क्या है, संघ सरकारें, भाग 6 में क्या है, राज्य सरकारें। फिर भी उसके अंदर की बात मैंने इसलिए बता दी ताकि आप ये समझ पाएं कि संघ सरकार से लेकर के राज्य सरकारों का उल्लेख क्रमशः भाग 5 और भाग 6 में किया गया है। ठीक है, अब यहीं पर लगे हाथ बगल में यहां लिख देते हैं, तब तक आप नोट कर लेंगे। ताकि भाग 7 में क्या है, तो आपको पहले ही पता हो गया कि भाग 7 निश्चित हो गया है। भाग 7 निश्चित का मतलब होता है समाप्त हो गया है, निश्चित हो गया है, निश्चित हो गया है, जिसका मतलब हो गया कि समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से, आपको यह भी पता हो गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया गया है। एकदम बात यहां तक स्पष्ट। चलिए अब आपको लेके चलते हैं भाग 8 में। अब क्रम से आपको लिख देते हैं भाग 8, भाग 9, भाग 10, लेकिन पहले आपको लिखना पड़ेगा भाग 9 का, फिर उसके बाद भाग 9 खा, फिर भाग 10। अब आप लोग फंसेंगे। अब यहां के बाद आपको याद कम आएगा, 11 और उसके बाद होगा भाग 12। भाग 8 में क्या है, तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र या यूं कह सकते हैं संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश है। भाग 9 में क्या है, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है। भाग 9 का में क्या है, नगर पालिका। 9 ख में क्या है, सहकारी समितियां, समितियां। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र। और भाग 11 में क्या है, भाग 11 और 12 सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है। तो भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है। तो भाग 12 में क्या है, भाग 12 में भी केंद्र राज्य संबंध है। तो भाग और 11 और 12 में अंतर क्या है, अंतर यही है कि भाग 11 में प्रशासनिक और विधायी संबंध का उल्लेख किया गया है, प्रशासनिक और विधायी संबंध का उल्लेख है। और भाग 12 में वित्तीय संबंध का उल्लेख है। आयोग ने इस दोनों भागों को पूछा है, बहुत सारे बच्चे गलती करके आए हैं क्योंकि बारीक सा अंतर है ना। भाग 11 में भी केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है और भाग 12 में भी केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है, लेकिन दोनों के बीच अंतर क्या है कि भाग 11 में
प्रशासनिक और विधायी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात की गई है, जबकि भाग 12 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य संबंध का उल्लेख तो किया गया है, सेंटर और स्टेट के रिलेशन को तो बताया गया है, लेकिन यह रिलेशन फाइनेंशियल रिलेशन को बताता है भाग 12। क्लियर हो गया? सर स्क्रीन कभी कभी साफ नहीं दिख रही, क्या नेटवर्क इशू है? हाँ भैया, राम सुमिरन ये नेटवर्क इशू ही होगा, बाकी तो स्क्रीन साफ दिखाई दे रही हमारे सामने, क्योंकि क्लास चलती रहती ना, कि जैसे ही क्लास अगर बंद हो ताकि हमको पता चल जाए कि क्लास सही से चल रही है या नहीं, तो हमारे सामने क्लास एकदम अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक, तो ये नोट कर लिया भाई आप लोगों ने। अब 12 के आगे चलते हैं। अब लगभग आप भूले नजर आएंगे, इसके बाद जो दिक्कतें आती हैं लगभग आप लोग गलतियां यहां से अब होंगी आपकी। चलिए अब लेके चलते हैं भाग 12, भाग 13, भाग 14, भाग 15, भाग 16, भाग 17 और भाग 18। ये सारे सवाल भाग पूछे जाते हैं भाग 12 से लेकर 18, और भाग 12 से लेकर 18 तक ज्यादातर भाग आप भूलेंगे। सॉरी 12 तो हो गया ना, 13 से चलना है, 13 से चलना है, लेकिन हम इसको ऐसे नोट करते हैं क्योंकि भाग 13 आएगा पहले, फिर भाग 14 आएगा, फिर भाग 14 का आएगा। ध्यान से देखिए, भाग 13 क्या है, ध्यान से देखिएगा। भाग 13 की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो भाग 13 के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य की बात की गई। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार की स्वतंत्रता कैसे होगी, वाणिज्य कैसे होगा, व्यापार और वाणिज्य की बात की गई है भाग 13 में। भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। तो बच्चों का सवाल होना चाहिए कि सर संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं से मतलब क्या है, जैसे कि आप यूपीएससी कहते हैं, जैसे कि लोक सेवा है, पीएससी, इन सब को इसी भाग में रखा गया है भाग 14 में। और भाग 14 का में क्या रखा गया है, अधिकरण को रखा गया है। और अधिकरण को क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल, TRIBUNAL, अधिकरण को यानी ट्रिब्यूनल को भाग 14 का में रखा गया है। जबकि भाग 15 में, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पर कुछ समझना नहीं है, बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फैक्ट है। जब कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो बहुत गहराई तक हम खेलेंगे, लेकिन यहाँ मेन चीज क्या है, आपका कॉन्सेप्ट है। नहीं, धारा अलग होती है, धारा आईपीसी में है, किसी अनुच्छेद के भीतर के जो क्लॉज होते हैं कई बार उसको भी धारा की बात कर दी जाती है। हम बोलचाल की भाषा में अनुच्छेद को धारा बोल तो देते हैं, लेकिन ये आर्टिकल्स है, ये अनुच्छेद ही है,
और उस अनुच्छेद के बीच के जो चीजें होती हैं क्लॉज में, उनको हम धारा बोल देते हैं। आईपीसी में जो बातें लिखी गई इंडियन पीनल कोड में, उन्हें धारा कहा गया है। चलिए, तो भाग 15 में क्या है फ्रेंड्स? निर्वाचन। भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कौन से वर्गों के लिए सर? भाग 16 के अंतर्गत कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे कि एससी के लिए, जैसे कि एसटी के लिए, जैसे कि ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जो कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, उन्हें भाग 16 में रखा गया है। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। इसमें संघ की भाषा, राज्य की भाषा, संसद की भाषा, न्यायालय की भाषा, इन सब को भाग 17 में रखा गया है। और भाग 18 बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। आपात उपबंध है। आपात उपबंध का मतलब इमरजेंसी। इमरजेंसी को कहां रखा गया है? भाग 18 में। और आपके एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे जाते हैं वो ज्यादातर भाग 18 तक ही पूछे जाते हैं। और एक बात और बता दे रहे हैं, ज्यादातर पीसीएस की परीक्षा में जब भाग पूछा जाएगा ना, जैसे इस बार भी पूछा गया था, एक भाग नहीं पूछा जाएगा। एक तरफ 4-5 भाग एक साथ दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ मिलान करने के लिए हो जाएगा, नीचे कूट दे देगा, अब आपको मिलान करके बताना होगा। ठीक है भैया? तो आपात उपबंध भाग 18 में है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। भाग 13 में भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख किया गया है। भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं जैसे यूपीएससी, पीएससी की बात की गई है। भाग 14 का में अधिकरण और ट्रिब्यूनल को रखा गया, इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, यानी निर्वाचन की व्यवस्था को बताया गया है। भाग 16 के अंतर्गत कुछ वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधानों को रखा गया है, जैसे कि अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। ये सारी बातें भाग 16 में है। भाग 17 में राजभाषा है और भाग 18 के अंतर्गत आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी को रखा गया है। उसके बाद जैसे जब आप गणित का सवाल लगाते हैं या जब घटना चक्र लाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो पहले तो आप क्रम से सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में कुछ विविध दिया रहता है, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में मिसलेनियस। उसी को संवैधानिक भाषा में कहा गया प्रकीर्ण। पॉलिटिकल टर्म है, कहते हैं प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब होता है मिसलेनियस। क्या? प्रकीर्ण का मतलब होता है मिसलेनियस। तो भाग 19 में मिसलेनियस विविध चीजों को रख दिया गया है। भाग 19 के भीतर प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस को इसमें रख दिया गया। जितनी भी विविध की बातें हैं भाग 19 में, कभी पूछा नहीं जाता, केवल जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं। और उसके बाद भाग 20 में ये खूब पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन को रखा गया है। इसमें संविधान संशोधन को रखा गया है। और उसके बाद आएगा भाग 21 और 22, और उसके बाद आएगा भाग 21 और भाग 22। भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी जो टेम्परेरी चीजें हैं और संक्रमणशील और विशेष उपबंधों को रखा गया है। ये 2 शब्दों में इसे कहिए, अस्थायी नॉन परमानेंट जो हैं टेम्परेरी चीजें। और टेम्परेरी चीजें क्या थी, जब मैं संविधान सभा का गठन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अस्थायी एवं विशेष प्रावधानों को इसमें रखा गया है। कुछ विशेष प्रावधानों को इसमें रखा गया है। जबकि भाग 22 में जितने भी संक्षिप्त शब्द हैं, एब्रीविएशन है, जैसे कि हिंदी में प्राधिकृत जितने पाठ हैं, हिंदी में प्राधिकृत पाठ जितने भी हैं, न के बराबर। कभी एग्जाम में 22 नहीं आता है, लेकिन केवल बता दिया जाता है कि इसमें कुछ रखा गया है। हिंदी में प्राधिकृत पाठ है। कुछ संक्षिप्त नाम है, एब्रीविएशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं आप। संक्षिप्त नाम हमारे संविधान में जहां जहां जो चर्चा है, इन संक्षिप्त नामों का उल्लेख भाग 22 में है।
और जिन चीजों को संविधान के लागू होने के बाद समाप्त कर दिया गया, यानी निरसन वाली चीजों को भी इसी भाग 22 में रखा गया है। तो ये दोनों केवल जानकारी के लिए एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा। 19, 21 और 22 को छोड़कर जितने भी भाग हैं, हाँ उसी में शामिल कर लिया जाएगा, पुष्कर मौर्य उसी में शामिल कर लिया जाएगा। जितने भी भाग हैं उन सभी भागों को इसी के अंतर्गत रखा गया है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि ये 3 भागों को छोड़ दिया जाए और जितने भी भाग हैं वो सब आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं शुरू से इसका रिवीजन करा देता हूं, अकेले में बैठकर आप भी इसका रिवीजन कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में जितने सवाल आए हैं आज जाकर उसको लगा लीजिएगा, तब आपको लगेगा कि हमने जो पढ़ा है उसका कितना फायदा हमारे एग्जाम में है और कितने सवाल कैसे कैसे आईएएस तक ने सवाल पूछा है, केवल पीसीएस नहीं। भाग से सवाल कहने के लिए बड़ा आसान है, तो क्या लड्डू सवाल है, लेकिन गलत करके लोग आ जाते हैं आईएएस में भी। तो भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में साथ साथ बोलिए, ये मत सोचिए कि ऑनलाइन बैठे हैं, सामने ही बैठे हैं। भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ सरकारें, भाग 6 में राज्य सरकारें, भाग 7 को 7 से समाप्त और 7 से 7 और इसे समाप्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में। और उसके बाद भाग 8 में संघ शासित प्रदेशों को, यूनियन टेरिटरीज को इसमें रखा गया है। भाग 9 में पंचायत को, 9 में नगरपालिका को, 9 में सहकारी समितियों को यानी कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट को रखा गया है। क्या है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट, किसे कहते हैं सहकारी समितियां, इसको मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको नीति निर्देशक तत्व पढ़ाऊंगा, डीपीएसपी का 43 ख पढ़ाऊंगा, तब सहकारी समितियों के बारे में बताऊंगा। उसके पश्चात 9 ख के बाद क्या आएगा? 10 आएगा। 10 में क्या रखा गया है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों को रखा गया है। उसके बाद 11 में केंद्र राज्य संबंध को, 12 में भी केंद्र राज्य संबंध को भी। 11 और 12 का अंतर क्या है? 11 में प्रशासनिक और विधायी संबंध को रखा गया है और भाग 12 में वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल रिलेशन को रखा गया है। भाग 13 में क्या है? भारत क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य। और भाग 14 में क्या है? संघ एवं राज्य के अधीन लोक सेवाएं, जैसे कि यूपीएससी और पीएससी। भाग 14 का में क्या है? अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल। और भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 16 में क्या है? राज्य कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। किन वर्गों के लिए? एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए इत्यादि। और भाग 17 में क्या है? राजभाषा, लैंग्वेज। भाग 18 में क्या है? इमरजेंसी, आपात उपबंध। भाग 19 में क्या है? सारे विविध प्रावधानों को 19 में रख दिया गया है। और भाग 20 में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल आएगा, संविधान संशोधन। और 21 में क्या है? अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रावधानों को रखा गया है। और भाग 22 में रखा गया है हिंदी में प्राधिकृत पाठ, संक्षिप्त कुछ नाम और निरसन जैसे चीजों को, जिसे आगे चलकर समाप्त कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 के बाद, उन प्रावधानों को भाग 22 में रखा गया था। ठीक है भाई, याद हो गया? तो अब कभी परीक्षा में सवाल आए तो गलत मत करके आना। और इसके बाद अगला टॉपिक आपका हो जाएगा क्या? संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत लिखाएंगे नहीं, आज का कॉन्सेप्ट समझा के आपको विदा कर देंगे। संविधान का स्रोत, ये संविधान का स्रोत कौन सा टॉपिक है सर? है, ये भी एक टॉपिक है। आप केवल सुनिए, लिखना नहीं है, केवल चुपचाप 10 मिनट सुनकर फिर घर जाइए आराम से। घर जाना कहाँ है? घर में ही बैठ के क्लास कर रहे हैं। ऑनलाइन का तो यही मजा है, टीचर आएगा पढ़ाएगा, बच्चे तो घर पे बैठेंगे। पहले क्लास में ऑफलाइन में बच्चे बढ़ते थे, टीचर बाद में आता था, बच्चे इंतजार में रहते थे। अब बच्चे अब भी इंतजार में होते हैं, लेकिन घर पे होते ना, आराम से रिलैक्स होके बैठे हैं, आराम से क्लास कर रहे हैं। खाना बनाना हुआ तो पॉज करके खाना भी बना लिया, फिर से देख लिया। कहीं जाना है तो चले भी गए, लेकिन क्लास तो रहेगी। सर कहाँ जाएंगे, क्लास तो वीडियो आएगी ना। ये फायदा है आपके ऑनलाइन क्लासेस का। और हमें नहीं लगता कि ऑफलाइन क्लासेस में और हमारी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप महसूस करेंगे तो वही आनंद आपको प्राप्त होता है जो आप सामने बैठकर पढ़ते हैं। फिलहाल संविधान स्रोत का क्या मामला है?
जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, बहुत सारे विधिवेत्ताओं ने कहा है कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है। मतलब कि भारतीय संविधान को निर्माण के समय बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे प्रावधानों को दुनिया के अलग अलग देशों से लिया गया है। ये बात सच है? सच तो है, क्योंकि जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, दुनिया भर के 60 से अधिक देश के संविधानों का अवलोकन किया गया, उनका अध्ययन किया गया। उसके पश्चात तब जाकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। संविधान सभा का गठन जल्दी ही पढ़ाऊंगा, इसके बाद ही पढ़ा दूंगा हो सकता है। तो संविधान सभा का गठन में जब किया गया, जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ, तो दुनिया भर के 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। उसके बाद भारतीय संविधान लिखा गया। तो बहुत सारे विधिवेत्ताओं ने कहा भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, पूरी दुनिया से चुरा चुरा के संविधान बना दिया भारत ने। तब हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने कहा, ऐसी बातों को बोलने वाले लोगों को हम सबसे पहले यह समझाना चाहेंगे, सबसे पहले यह बताना चाहेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के भीतर 70% प्रावधान वही हैं जो भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो हमने कहां दुनिया भर के संविधान की नकल की है? क्यों हमें चोरी का इल्जाम लगाते हैं? काहे हमारे संविधान को उधार का थैला कहते हैं? तब पश्चिम के विधिवेत्ताओं ने कहा, क्या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो प्रावधान था, क्या आपके देश के लोगों ने बनाया था? क्या आपके द्वारा बनाया गया संविधान था? ये सारी व्यवस्था तो अंग्रेजों की व्यवस्था थी, ये भी तो आपने चोरी किया। कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको ऐसा लगता है कि हमने चोरी किया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों को भले ही हमने नहीं बनाया, लेकिन आजादी के समय से तक और भारत शासन अधिनियम 1935 के पारित हो जाने के बाद से 15 सालों तक उस कानून व्यवस्था को, उस नियमों को हमारे देश में चलाया गया था। और हमारे देश की जनता उस कानून से के साथ ढल चुकी थी, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल चुकी थी, और उसके अकॉर्डिंग हमारे देश की जनता आसानी से चल पा रही थी। इसलिए हमने ज्यादातर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। लेकिन हां, मैंने दुनिया भर के संविधानों से भी, कोई देशों से भी बहुत सारे प्रावधान को लिया है। लेकिन इसमें क्या बुराई है? जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल देके समझाऊं, आपने बहुत मन लगा के पढ़ाई किया, पीसीएस प्री दिया, क्वालिफाई हो गया, मेंस दिया, आंसर राइटिंग कराया गया, मेंस में भी बाजी मार गए, इंटरव्यू दिया, शानदार इंटरव्यू देकर के आए और आप एक ही बार में एसडीएम बन गए, पैसा आ गया। तो आपने कहा अब हम एक घर बनवाएंगे शानदार, हम भी गांव में। अभी तक आपका कच्चा मकान था। तो समझदार व्यक्ति क्या होगा कि हमने कभी घर बनवाया नहीं, चल रहे बनाएंगे, जो भी बनाएंगे अपने दिमाग से बनाएंगे, चाहे अच्छा बने चाहे खराब। ये तो बेवकूफ कहलाएगा ऐसा आदमी। समझदार आदमी क्या करेगा? पूरे मोहल्ले में टहल के देखेगा, पूरे शहर में टहल के देखेगा, आसपास के पूरे तहसीलों में टहल कर देखेगा, देखेगा सबसे शानदार मकान कौन सा है, किसकी खिड़कियां ज्यादा अच्छी लग रही हैं, किसके दरवाजे, किसकी बालकनी शानदार है, किसका गेस्ट रूम, किसकी आगे की रेलिंग सबसे अच्छी है, किसका किचन। उसके बाद तब अपना बजट देखेगा, अपनी जमीन देखेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग किसी का रेलिंग कॉपी करेगा, किसी की खिड़की कॉपी करेगा, किसी का आगे का पोज लेगा। और इस तरीके से अगर हम शहर भर के मकानों को देखकर अपना मकान बना लिए तो हम बेवकूफ हैं कि समझदार? तो शायद हमारी नजर में ऐसे लोग तो समझदार कहे जाने चाहिए। बेवकूफ तो वो लोग कहलाएंगे कि दुनिया में चारों तरफ आपके पास अच्छे उदाहरण हैं, फिर भी आप वहां न झांक कर देखकर आप अपने देश का कानून यूं ही अंदाज से बना दें, यह बेवकूफी कहलाएगी। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, पूरी दुनिया भर के संविधान को हमने पढ़ा, उसका अध्ययन किया, उसको देखा, लेकिन हूबहू उसको ला करके पेस्ट नहीं कर दिया। हमें जिस देश के संविधान के जो प्रावधान अच्छा लगा, हमने केवल उसी प्रावधानों को लिया। क्योंकि जब हम किसी भी देश के संविधान का अध्ययन करते थे, वहां के सभी प्रावधानों को देखते थे, फिर ये देखते थे हमारे देश की स्थिति क्या है, हमारे देश की जनता कैसी है, हमारे देश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, हमारे देश में कैसी डाइवर्सिटी है, हमारे देश के लोगों की कैसी संस्कृति है, हमारे यहाँ की कैसी जनसंख्या है, साक्षरता की दर की स्थिति कैसी है, हमारा आर्थिक स्थिति कैसी है। इन सब को देखने के बाद तब हम तय करते थे क्या ये हमारे देश में बेहतर तरीके से चल पाएगा या नहीं। का उदाहरण देके बताओ। कहा हमने अमेरिका से मूल अधिकार लिया है, लेकिन अमेरिका से दोहरी नागरिकता नहीं ली है। कहा क्यों? क्योंकि कहा मूल अधिकार हमें बहुत अच्छा लगा, हमें लगा कि हमारे देश के नागरिकों को भी
उनके भौतिक और नैतिक विकास के लिए उन्हें अधिकार मिलने चाहिए। इसलिए हमने अमेरिका से मूल अधिकार तो लिया, लेकिन जब हमने अमेरिका में हमने नागरिकता, सिटीजनशिप जैसे मुद्दों को झांक कर देखा तो हमने पाया कि सिटीजनशिप जैसे मुद्दों में वहां दोहरी नागरिकता है। वहां का लोग एक बार केंद्र की नागरिकता प्राप्त करते हैं, फिर अपने प्रांत की नागरिकता प्राप्त करते हैं। फिर हमने अपने देश में झांक कर देखा, हमने कहा तो हमारे यहाँ तो बहुत विविधता है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग पहनावे, रहन सहन और खान पान वाले लोग हैं। अगर हम एक बार केंद्र की नागरिकता देंगे, एक बार राज्य की नागरिकता देंगे, इससे हमारे देश की एकता को खतरा हो जाएगा, राष्ट्र की भावना कमजोर हो जाएगी। इसलिए हमने अमेरिका से मूल अधिकार लिया है। अमेरिका से हमने दोहरी नागरिकता नहीं ली है, हमने नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया है। इसलिए पश्चिम के दुनिया वालों, भारतीय संविधान को उधार का थैला मत करिए, बल्कि भारतीय संविधान दुनिया भर के संविधानों में लगाया गया एक खूबसूरत पेबंद है। तब जाकर के भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, और शायद यह वर्तमान में आज ये प्रासंगिक भी हो चुका है, क्योंकि शायद दुनिया भर के संविधानों में से सबसे सफलतम संविधान भारत का ही संविधान वर्तमान में माना जाता है। क्लियर? किरण त्रिपाठी जी कह रहे हैं सर हमारी पॉलिटी इतनी खराब है कि क्या बताएं, लेकिन सच में आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, लगता है आप सीख जाएंगे, निसंदेह सीख जाएंगे। अगर मन लगा के पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी जीवन में कभी नहीं पढ़ा होगा, तो पॉलिटी के मास्टर बन के जाएंगे जब 40 घंटे के बाद आपकी क्लास में समाप्त करूंगा। बस ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए, ठीक है? जो मैं तरीका बता रहा हूं उसी तरीके पर आगे बढ़िए, यानी कि जो टॉपिक में पढ़ाता जाऊं उसको बाद में जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए घटना चक्र से उठाकर। जैसे कि 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र यानी कि राज्यों का पुनर्गठन, भारतीय संविधान के भाग और भारतीय संविधान की अनुसूचियां। आज मैं स्रोत की हेडिंग डाल दिया हूं और कल पढ़ाऊंगा संविधान सभा के स्रोत, और उसके बाद फिर पढ़ाऊंगा हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया, यानी कि संविधान सभा का गठन कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो जितना खाइए डेली उतना पचा लीजिए। अगर वो पचाते रहेंगे तो बदहजमी नहीं होगी और आराम से डाइजेस्ट होता रहेगा, और एक दिन 40 दिन के बाद ऐसा लगेगा कि पॉलिटी के मास्टर आप हो गए। जैसे हर बैच में बच्चे मास्टर बन के जाते हैं, तो आप भी मास्टर बन के जाएंगे और परीक्षा में झंडे गाड़ देंगे। लेकिन मेहनत केवल हमें ही नहीं, आपको भी उतना करना होगा जितना एफर्ट अपनी तरफ से मैं लगा रहा हूं। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहें और पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं वो सारे लोग एडमिशन लीजिए। और अगर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, ये तो आपका जनरल बैच है, 30 जून से हमारा पॉलिटी का इंडिविजुअल मेंस का बैच आ रहा है। एक बार मेंस के बैच में आइए, तब आपको ये भी हुनर सिखा देंगे, लिखते कैसे हैं, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, और लिख कर कैसे हम अंतिम बाजी जीतेंगे, वो हुनर भी आप वहां पर सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से सारी बातों को समझ गए होंगे। जहां भी कोई डाउट आए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए, निसंदेह रूप से पूछिए, बगैर किसी डर के, बगैर किसी झिझक के, और आपका पूरा अधिकार है पूछने का। फिलहाल पढ़ाते समय हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चों को वहां बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उनके अंदर उठने वाले सारे सवालों को हम खुद महसूस करें, उनकी मन की बातों को समझ पाएं, उनकी समस्याओं को समझ पाएं, और उनकी तरफ से सवाल हम खुद उठाकर उनकी सभी समस्याओं का समाधान बगैर उनके बोले कर पाएं, तब तो पढ़ाने का कोई मतलब होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों को कल की क्लास में। करंट अफेयर की क्लास आपको सुबह मिल जाती है ना, जीएस वर्ल्ड ISPCS टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, ठीक है? और यूट्यूब पर जाइएगा, जीएस वर्ल्ड लिखिएगा यूट्यूब पर, तो हमारी क्लास 7 बजे से लाइव होती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। इतने अमित मौर्य, प्रियंका यादव, चलिए वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया।